बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे हम रोज़ाना इस महफिल को सजाते हैं पीर से लेकर जुमेरात तक आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुँचा और अब ये माजी की दास्तानों का हिस्सा बन गया। इस ICC वर्ल्ड कप में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो हमेशा तारीख़ के औराक में महफूज रहेंगी। बॉल्स की कंट्रोवर्सी सामने आई, साथ साथ पिचेस के हवाले से भी बातें सामने आई और साथ साथ अंपायरिंग के भी तनाज़ात सामने आए। लेकिन वहीं कुछ अच्छी और खुशगवार यादें भी इस ICC वर्ल्ड कप से वाबस्ता हैं कि जहाँ पे क्विंटन डी कॉक ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और जो डबल सेंचुरी बनाई ग्लेन मैक्सवेल ने उसको वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इनिंग्स में से एक शुमार किया जा रहा है। जिस तरह टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दी, यकीनी तौर पर यह भी अप टू द मार्क रही उनकी परफॉर्मेंस, गो के फाइनल में आकर उनको ज़रूर 6 विकेटों से शिकस्त हुई, लेकिन उसके बावजूद बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही टीम इंडिया की। और फिर उसके बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इब्तिदाई 2 मैचेस हारने के बाद उसने कम बैक किया, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रहा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को कौन भूल सकता है और नीदरलैंड ने जो अपसेट्स किए उनको कौन भूल सकता है। और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही, उससे पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी भूचाल आया। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही, न्यूजीलैंड की जानिब से राचिन रविंद्रा एक स्टार बन के सामने आए और शामी ने इंडिया की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मिला जो रहा ये वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप से हमने क्या खोया क्या पाया। यकीनी तौर पर कल हमने जहाँ से इस गुफ्तगू को छोड़ा था अपने दीगर पैनलिस्ट के साथ, आज नए पैनलिस्ट के साथ इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और अभी चंद प्रोग्राम और हम ऐसे करेंगे कि जहां पे इस वर्ल्ड कप की यादों को शेयर भी करेंगे और इस वर्ल्ड कप की जो यादें हैं उनको ताज़ा भी रखेंगे। और अब हम बात करेंगे इन टॉप स्टोरीज के बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट के मामलात के हवाले से वर्ल्ड कप की जुड़ी खबरों के बारे में। और जिस तरह आप इस पूरे वर्ल्ड कप में जो गुजरा है इसमें गाए बगाए हमारे पैनल का हिस्सा देखते रहे और ज़हीरुल हसन साहब को, जिनका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है और मुख्तलिफ हैसियतों से जो है वो सिंध की क्रिकेट को, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वो सर्व भी करते रहे। आज के इस शो में हमने उनको खुसूसी तौर पर बदू गया है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ज़हीर भाई, कल यकीनी तौर पर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा और कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, छठा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। टॉस जीत के बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया टीम ऑस्ट्रेलिया ने और उसके बाद पूरे मैच में उन्होंने इंडिया को कहीं से वापस आने ही नहीं दिया। देखें, टॉस जीतने का एडवांटेज जो है नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने लिया और उन्होंने इंडिया को बैटिंग कराई और पहली फर्स्ट बैटिंग के अंदर जो है पिच जो है बड़ी मुश्किल थी और उसके ऊपर बैटिंग करना इतना आसान नहीं था और ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसका एडवांटेज उठाया और इंडिया को जो है 270 समथिंग के ऊपर जो आउट किया, 242 पे आउट किया। मगर आप एक चीज़ देखें कि जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई है तो इंडिया के लिए बैड लक ये थी कि ड्यू फैक्टर जो है वो काम कर गया और उनके स्पिनर ने जो है काम नहीं किया। जो उनके जहन में ये चीज़ थी कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो उड़ा के रख देंगे। तो उस वक्त जो है आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए लक था ये कि वहाँ पे ड्यू बहुत ज़्यादा हुई है और बॉल जो है वो गीला हो गया, जिसकी वजह से जो है उनके स्पिनर भी कामयाब नहीं हुए और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये बासानी जो है ये मैच आप देखें कि जीत लिया उन्होंने। अच्छा, आप खुद भी बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेडियम आपके अंडर सुपरविजन स्टेडियम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है, पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम आपने बनाया। कल की जो पिच थी उसको किस तरह देखते हैं कि आपको लगता है कि पिच जो थी वो जो फाइनल के लिए प्रॉपर तौर पे एक ऐसी पिच थी जिसको कहा जा सकता है कि फाइनल के लिए प्रिपेयर की गई है, क्योंकि इस पर रन हमें नज़र नहीं आए, टीम इंडिया के जो बैटर्स हैं हमें वो इसमें फंसते हुए नजर आए। देखें, बात ये है कि आप गड़ा किसी और के लिए खोदेंगे तो आप खुद उसके अंदर गिरेंगे। प्लानिंग तो यही थी कि ऑस्ट्रेलिया को जो है स्पिनर से फंसाया जाए और स्पिन जो है वो वहाँ पर जो है वो इनके बॉलर्स कामयाब हो जाएं। मगर टॉस भी हार गए वो, उसके बाद बैटिंग देखी तो बैटिंग के अंदर भी फंस के बैटिंग हुई है। पिच जो है इस तरीके से बैट्समैन को सपोर्ट नहीं कर रही थी जिस तरीके से उसे करना चाहिए, तो वो उसका एडवांटेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को चला गया इंडिया के बजाय और इंडिया जो है मायूसकुन कारकर्दगी रही उसकी कल। अच्छा, आपको क्या लगता है जो एक तस्वीर आई थी इसमें पैट कमिंस जो थे वो पिच की तस्वीर ले रहे थे, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ऑन द लाइटर नोट कि जनाब वो पिच की तस्वीर ले ली थी इसलिए पिच तब्दील करने का मौका नहीं मिल सका और फिर टॉस भी जो टीम इंडिया बेशतर टॉस जीतने में कामयाब हुई है, टॉस भी टीम इंडिया जो है हार गई। ये दोनों जो चीज़ें तो उनके खिलाफ गई हैं। बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट गई है ये चीज़। देखें, बात यह कि कुदरत भी ऊपर है, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। एग्जैक्टली। और आप देखें कि इंडिया ने बहरहाल नो डाउट टूर्नामेंट इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया बहुत बुरा खेला है, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है टूर्नामेंट, मगर फाइनल में उनकी किस्मत जो है उनके साथ नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहा कि किस्मत जो है वो बहादुरों का साथ देती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस तरह 2 मैच हार कर आई है, पाकिस्तान के खिलाफ जीत के उन्होंने जो मोमेंटम हासिल किया उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग ने उनका मोरल काफ़ी बूस्ट किया। टीम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है जो फाइनल तक पहुंची है, जो कल वो फाइनल जीती है, तो वो इतनी मजबूत टीम नहीं है लेकिन फाइनल तक बहरहाल पहुंच गई है।
आप देखें कि मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है फाइटर टीम है। अगर वो गिर जाती है तो वो उठने की कोशिश करती है, और जब वो उठ जाती है तो फिर वो किसी से संभलती नहीं है, ना किसी से रुकती है। क्योंकि इंग्लैंड से हम मुआवजा कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम ऐसी थी कि इंग्लैंड की टीम जब गिरती है तो गिरती चली जाती है, और देखें यही हुआ। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब गिरी थी तो गिरने के बाद जब उसने पूरी फाइट की, उठने की पूरी कोशिश की, और उठने के बाद आप देखें आज वर्ल्ड चैंपियन बन गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से इंडियन बॉलर्स के दरमियान भी ये मुकाबला था कि इंडियन बैटर्स अगर रन्स करते तो इंडियन बॉलर बहुत कम रन पे आउट करते थे। कल ऐसा लग रहा था कि शायद अगर इंडियन बैटर्स रन्स नहीं कर सके तो बॉलिंग परफॉर्म करेगी। क्या वजह है कि ऐसी पिच पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन के बॉलर ने परफॉर्म किया, इंडियन बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर सके? इंडियन बॉलर जो है वो आप देखें कि मैंने आपको कहा ना कि ड्यू फैक्टर बहुत ज़रूरी था, उसका बड़ा असर था, जिसकी वजह से इंडियन जो बॉलर जो स्पिनर्स स्पेशली जो है ना जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा था इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है स्पिन पे थोड़ा सा कमज़ोर है, फास्ट बॉलिंग पे तो जितने भी स्विंग कर रहे हैं वो अच्छा खेलते हैं, तो वो जो है उनके फेवर में नहीं थी। वो कुदरत मैंने कहा ना कि कल फेवर में नहीं थी, और जो है सारे डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट जा रहे थे। ठीक है, ज़हीर भाई के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान के ज़बरदस्त विकेट कीपर मौजूद होंगे, वसीम बारी साहब के, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक अरसे तक विकेट कीपिंग की है, 3 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, बल्कि 79 के मुश्किल टूर पर उन्होंने पाकिस्तान की टीम को लीड भी किया है। ब्रेक के बाद मिलते हैं वसीम बारी साहब के साथ और ज़हीरुल हसन साहब के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़हीर भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व किया, पाकिस्तान क्रिकेट के मुहाफिज और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से भी उसको हेड भी किया, सिलेक्शन कमेटी से वाबस्ता रहे, पाकिस्तान टीम के साथ भी मुख्तलिफ हैसियतों में मौजूद रहे। पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजनड वेटरन क्रिकेटर वसीम बारी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बारी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, आपने तो खुद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की विकेटों की महाफिज रहे हैं आप। इस ओवरऑल टूर्नामेंट को किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस पर पूरी तरह से स्टेज सेट था इंडिया के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शो स्टीलर साबित हुए। वो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। तो और तो खास बात थी कि लास्ट 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बड़ी जबरदस्त थी। वो फील्डिंग की वजह से ही रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को रन बनाने में, और विकेट्स ली, और विकेट्स लेते रहे, और इसलिए इंडिया 300 रन नहीं कर सका। लेकिन उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की और बड़ी डिटर्मिनेशन से खेले। पार्टनरशिप्स बैटिंग में भी बड़ी अच्छी की, और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भी की। बेसिक्स जो क्रिकेट की चीजें हैं वो उन्होंने फॉलो की, और बड़ा जबरदस्त किस्म के परफॉर्मेंस दी है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया, वो वर्ल्ड चैंपियंस हो गए हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। इंडिया लॉस्ट देयर विकेट्स वेरी अर्ली व्हेन दे वर बैटिंग, और फील्डिंग भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी। तो लाजमी बात है कि जब आप कैचेस विन मैचेस का स्लोगन है, अगर आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो आप जीत नहीं सकते। तो ऑन द होल इंडिया एक मैच तो इंडिया ने खराब खेलना ही था, और अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल का वो मैच हुआ कि इसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके। ठीक है। अच्छा बारी भाई, आपने 3 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और आप एक ऐसे एरा में खेले कि जब वेस्ट इंडीज का तूती बोलता था। अब जिस तरह टीम इंडिया खेल रही है, आप किस तरह एनालाइज करेंगे? क्या आप ये समझते हैं कि टीम इंडिया इस वक्त उसी एरा में है कि जहां वेस्ट इंडीज का तूती बोलता था, एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, या आपको लगता है कि अपने होम सॉइल और होम कंडीशन की वजह से टीम इंडिया इतना अच्छा खेल गई? नहीं, उन्होंने तैयारी तो पूरी की हुई थी, स्लो विकेट बनाई हुई थी कि बॉल उस पर रुक कर आता था। तो उन्होंने होम क्राउड से जो सपोर्ट मिलता है, होम क्राउड से कोई आप प्रेशर में थोड़ी आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं, उसमें 9 मैचों में आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो आपका एक मैच तो खराब आता ही है, और एक मैच अनफॉर्चुनेटली
इंडिया के लिए खराब हुआ बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में, और फाइनल हुआ। तो ऑल ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की और कप्तानी बहुत अच्छी की है। कप्तानी बहुत अच्छी की है और लेड फ्रॉम द फ्रंट। कमिंस ने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट से, और हेड ने जो कैच किया उससे सारा कुछ टर्न हो गया, जबरदस्त। वहीं से मोमेंटम सेट हुआ, बिल्कुल सही। अच्छा, और अमूमन जब फील्डिंग इस किस्म की होती है तो उससे पूरी टीम में स्पिरिट आ जाती है, डिटर्मिनेशन आ जाती है। तो यही हुआ कि वो कैच ने वो बिल्कुल नक्शा बदल दिया मैच का। वसीम भाई, ये बताएं कि इसमें जो भी कुछ हुआ, बाबर आजम पाकिस्तान की टीम को लीड कर रहे थे इंडिया में, और यहाँ पे जो कुछ सिलसिला शुरू हो गया, इंक्वायरी शुरू हो गई, प्लेयर के साथ मुलाकात शुरू हो गई, इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता नहीं कि हमने थोड़ी जल्दी की है कि चेयरमैन साहब ने कि मुलाकातों के लिए टीम वहाँ पे खेल रही है और यहाँ पे प्लेयर्स के साथ और दीगर ऑफिशियल के साथ मुलाकातें शुरू हो गई थी? मैं तो ये समझता हूँ कि जब टीम गई हुई हो बाहर तो हमारा काम है एज ए पाकिस्तानी कि हम सपोर्ट करें। जब टीम वापस आ जाए तो उसके बाद आप करेक्टिव एक्शन लें, जो भी आपने लेना है, और उसमें भी लेने का तरीका होना अच्छा चाहिए, क्योंकि जब टीम गई हुई होती है तो अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि जब टीम बाहर गई हुई होती है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप बाबर आजम की कैप्टनसी को किस तरह से एनालाइज करेंगे? ये तो आपने बता दिया कि होना क्या चाहता है, लेकिन एज ए कैप्टन बाबर आजम ने आपको क्या मायूस किया, या आपको लगा टीम ऐसी थी कि जिसकी वजह से बाबर आजम को सही मायनों में अपनी कप्तानी की सलाहियतें दिखाने का मौका नहीं मिल सका? देखिए, मेरे ख्याल में लीडरशिप की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि आपका एक फास्ट बॉलर अनफिट हो गया था, और नसीम शाह और जो अफरीदी था वो उसकी भी कुछ शॉर्ट कमी नजर आ रही थी। वो 130-135 पर गेंद कर रहा था और भी फॉर्म में नहीं था। तो ये और पाकिस्तान की फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी। ठीक है। तो ये चीजें थी जो बेसिस अनकवर्ड रहे। तो लीडरशिप की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम और स्पिनर्स पाकिस्तान के पास नहीं थे। मिडिल ओवर में 50 ओवर में स्पिनर्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये 3-4-5 चीजें थी जो शॉर्ट रही, इसकी वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। ठीक है, ज़हीर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर भाई भी सवाल करेंगे। ज़हीरुल हसन साहब है। जी ज़हीर भाई। मैं बारी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी भाई, आपने कहा कि लीडरशिप की में जो है कोई खामी नहीं थी और हमारे पास जो है नसीम शाह की कमी महसूस हुई। तो बात ये कि 2 साल के अंदर कमी थी। में फर्स्ट 10 ओवर्स में फॉर्म में नहीं था, उसकी फॉर्म लेट आई। और फील्डिंग आपने देखी होगी सेमीफाइनल और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की, लाजवाब फील्डिंग की उन्होंने। और ये जो हेड ने जो कैच पकड़ा उसका शर्मा का, वो मैं समझता हूँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। उससे पूरी नक्शा मैच का बदल गया। ठीक है। अच्छा वसीम भाई, आखिरी मेरा सवाल है कि भी पाकिस्तान की टीम का कैप्टन तब्दील हो गया है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की जो टूर होता है वो सबसे मुश्किल टूर होता है। उनकी विकेट्स बड़ी डिफरेंट होती है, बाउंसी विकेट्स होती हैं। और आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के कोई भी टीम जो ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वो उनको बड़ी डिफिकल्टी पेश आती है और बड़ी मुश्किल से वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। तो ये बड़ा टफ टूर होगा। और लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है जी, आप हमारे प्लेयरों को अपने परफॉर्मेंस शाइन करने के लिए। एक सख्त तो होगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी होगी। इट विल बी ए गुड बेस फॉर यंगस्टर्स टू शो देयर कैलिबर, शो देयर डिटर्मिनेशन, और पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और फील्डिंग को इम्प्रूव करें जी। फील्डिंग और फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे तो परफॉर्मेंस
बेहतर से बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। वसीम भाई आखिरी मेरा सवाल है, वसीम भाई आखिरी सवाल है कि आपका जो कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच था वो भी सिडनी में ही था, तो कुछ यादें हैं उस टेस्ट मैच के हवाले से? 1984 में। जी जी, कुछ यादें हैं उस टेस्ट मैच के हवाले से? जी, उस टेस्ट मैच के बारे में याद है, मैंने 3 कैच पकड़े थे उस मैच में और मैं 3rd हाईएस्ट विकेट कीपर बना था दुनिया में। सबसे पहले मार्श, दूसरा एलन नॉट और तीसरा वसीम बारी पाकिस्तान का। माशाल्लाह। तो मैं 3rd नंबर पर आया था दुनिया में टेस्ट मैचेस में विकेट के कैचेज और स्टंप्स के बारे में। तो मैंने सोचा कि अब यंगस्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए आने का। 17 साल मैंने विकेट कीपिंग की है, तो और आपको ज़्यादातर ये कोशिश होनी चाहिए कि आप रिटायर हो प्राइम पे, इज्जत से रिटायर हो। इज्जत से, जब मेरे कोलीग्स जो थे वो सारे रिटायर हो चुके थे, तो मैंने कहा कि अब यंगस्टर्स को भी मौका दिया जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के ज़बरदस्त विकेट कीपर हमारे साथ मौजूद थे वसीम बारी साहब। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे ज़हीरुल हसन साहब से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वसीम बारी साहब। अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से ज़हीरुल हसन साहब से। ज़हीर भाई, अभी जिस तरह बारी भाई भी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का टूर काफ़ी मुश्किल टूर साबित होगा, कितनी मुश्किलात होंगी पाकिस्तान की टीम को नए कप्तान शान मसूद के साथ जाना, फिर ऑस्ट्रेलिया का इतना मुश्किल टूर है और वहाँ से पाकिस्तान को एक दफ़ा से फिर उठना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये शान मसूद के लिए बहुत ही मुश्किल एक इम्तिहान है और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है जब भी ऑस्ट्रेलिया गई है तो ये पाकिस्तान की वहाँ परफॉर्मेंस जो है वो उसके अंदर बड़ा फ़र्क डिफरेंस आया है। मगर एक यंग लड़के हैं, मुझे उम्मीद है कि अपनी जगह बनाने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रन्स करेगा तो फिर आपको पता है कि वो कभी पाकिस्तान की टीम से बाहर नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल ये है कि नए लड़के एक जोश है, जज्बा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मगर नो डाउट है तो टफ टूर ही है। ठीक है, टफ टूर है। साथ साथ अभी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी ओहदों पर जो उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला हुआ, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर आ गए, फिर हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट आ गए, बड़ी इसमें ले दे भी हो रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि मोहम्मद हफीज़ के लिए लोग ये बात कर रहे हैं और तो शायद मोहम्मद आसिफ ने भी कह दिया कि मोहम्मद आसिफ को कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का, डायरेक्ट उनको पाकिस्तान की टीम का जो है वो डायरेक्टर लगा देना, आपको लगता है दुरुस्त फैसला है? और दूसरी तरफ वहाब रियाज जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट में पंजाब के मुशीर खेल भी हैं, उनको उस ओहदे के साथ साथ चीफ सेलेक्टर भी बना देना, जबकि वो क्रिकेट भी नहीं छोड़ने को तैयार हैं, PSL के लिए भी खेलने के लिए तैयार हैं। देखें, ज़का अशरफ साहब का मैं समझता हूँ ये फैसला अच्छा है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने जो है हफीज़ को जो है पढ़े लिखे और एक समझदार इंसान है और मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत ही सिंसियर हैं और उनको जो है वो ईमानदार बंदे हैं और मैंने देखा है कि कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कहीं भी, अगर कोई सिफारिश हो या कुछ भी हो। मेरे उनके साथ जब भी डिस्कशन हुई है तो वो उन्होंने जो है हमेशा जो मेरिट की बात की है। तो मेरा ख्याल यही है कि जो हमारी टीम के अंदर लॉबिंग ग्रुपिंग और जो फेवरिज्म होता है, हो सकता है मोहम्मद हफीज़ के आने से जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आप देखें कि जब डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट ख़त्म हुई थी तो पिछले प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ये लोग गए थे तो अजहर अली और मोहम्मद हफीज़ ही थे जिन्होंने फाइट करने की कोशिश की, मगर उनको बाद में साइड कर दिया गया। तो ये वो लोग हैं जो हक के लिए बोलते हैं और हमेशा जो है वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। रही बात वहाब रियाज की, वहाब रियाज नो डाउट देखें आप, ये जो वो लोग हैं जो करंट क्रिकेट को के प्लेयर्स को समझते हैं, इनके साथ खेले हुए हैं, इनकी नेचर को समझते हैं, इनकी टेक्निक को समझते हैं, इन्हें पता है। तो मेरा ख्याल है कि नए लोग, नए जो क्रिकेटर्स हैं जो अभी रिटायर हुए हैं, कि इनको चांस देना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि देखें जो सीनियर हमारे लोग हैं, अभी इकबाल कासिम साहब को जब बुलाया था तो उन्होंने ये बोल के ही मना कर दिया था कि क्योंकि मैं करंट क्रिकेट के हवाले से जो है मेरी इतनी नॉलेज नहीं है तो मेरे लिए जो है ये बेहतर नहीं है। तो इसके बाद आप देखें ज़का अशरफ साहब ने जो डिसीजन मेरे ख्याल ये जो किया है ये बहुत अच्छा किया है कि उनके साथ इंज़मामुल हक साहब के रिटायरमेंट के बाद, रिज़ाइन देने के बाद जो है उनके पास ये ऑप्शन था, एक यंग और समझ रहे हैं कि एक्टिव जो है चीफ सेलेक्टर हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी हफीज़ की आप बात कर रहे हैं, ठीक है वो क्रिकेट उन्होंने खेली है, रिसेंट पास्ट में उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, मॉडर्न क्रिकेट के तकाज़ों को समझते हैं, लेकिन
खुद खेलना और क्रिकेट खिलाना दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें, और हफीज़ को कोई कोचिंग का तजुर्बा नहीं है। यही मोहम्मद आसिफ ने भी कहा कि अभी उन्होंने सितंबर में जो था वो क्रिकेट कमेटी को छोड़ा और उसके बाद उनके इख्तिलाफात भी हुए क्रिकेट बोर्ड के साथ, और अब सितंबर में छोड़ने के बाद दोबारा से वो जो है वो नवंबर में जो है वो टीम के साथ बतौर कोच वाबस्ता होगा। तो बेहतर नहीं होता अगर वो, आप जैसा आप बात करें, पढ़े लिखे भी हैं, पाकिस्तान का दर्द भी रखते हैं, तो उनको ग्रास रूट पे कोई रीजन की टीम दे दी जाती, कोई ग्रास रूट पे उनको कोच लगा दिया जाता? देखिए, रीजन की टीम को तो जब वो स्वीगेस की टीम से खेलते थे SNGPL की तरफ से, तो वो वहाँ पर जो है खेलने के साथ साथ एक लिहाज से कोचिंग भी होती थी उनकी। तो कोचिंग का एक्सपीरियंस जब बंदा खेल रहा होता है तो वहाँ मिल रहा होता है। जो इतने सीनियर प्लेयर है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया इतना, उसके साथ साथ वो डोमेस्टिक के अंदर भी खेलते रहे। तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए जो है कोचिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो। बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनके पास ऐसे कोच हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेली है, मगर वो कोच हैं और उनकी टीम ऊपर है। ठीक है। दूसरी तरफ अभी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है, अभी बाबर आजम भी जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेलने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बाबर आजम को कैप्टनसी के से हटने के बाद जो पाकिस्तान की T20 टीम है इसमें इनकी जगह बनती है, और ये टूर्नामेंट जो है डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में कितना इंपॉर्टेंट होगा बाबर आजम के T20 कैरियर के लिए? देखिए, बाबर आजम को जो है एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी T20 के अंदर। हम पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर कहते रहे हैं कि नो डाउट बाबर आजम दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के, दुनिया के, मगर वो टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अच्छे प्लेयर हैं। T20 के लिए उनको इसलिए सूट नहीं करता कि एक तो अपना नंबर चेंज नहीं करते हैं, जिस नंबर के ऊपर जिस प्लेयर को भेजना होता है वहाँ पर बाबर आजम जब खड़े होते हैं तो स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। हम बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं है, खिलाफ नहीं है, मगर बाबर आजम अपने आप को चेंज करें और नई मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से बाबर आजम जो है थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अपना तेज करें, अच्छा करें। वेलकम, बाबर को खेलना चाहिए। आपको लगता है कि इस डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में बाबर आजम हमें एक अलग रूप में नजर आएगा? मेरे ख्याल है कि अलग रूप, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरीके से अभी जो माहौल बना है और जितना उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बाबर को हो सकता है एहसास हुआ होगा कि जिस बात के ऊपर क्रिटिसाइज हुआ है तो मैं जो है चेंज करूँ। मगर आप एक चीज़ देखें कि जब हम हमारी टीम जो आखिरी मैच खेल रहे थे इंग्लैंड से, तो उस वक्त जो है वो अपना नाम नहीं ले रहे हैं कि हमारे पास जो है मेरे समेत जो है फ़खर जमान और इफ्तिखार जैसे प्लेयर हैं जो मैच का पासा पलट दें, जो कि कह रहे थे नहीं हमारे पास जो है फ़खर और इफ्तिखार जैसे प्लेयर हैं जो किसी वक्त भी मैच का पासा पलट दें और हम उन पर बड़ा डिपेंड करते हैं। तो कैप्टन जो है वो लीडर होता है, उसने आगे से आगे कहना है कि मैं करूंगा पासा, मैं पासा पलटूंगा, बाद में मेरे साथ पूरी टीम है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब यही चीज़ जो आप बात करेंगे वो अपने को चेंज कर लेंगे, जब उनके पास पावर थी, कराची किंग में थे, हमने देखा 10 में से 9 मैच कराची किंग्स हार गए, उस वक्त तो उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। उस वक्त तो उनके पास पावर भी थी, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, वो सब कुछ कर सकते थे, आइडियल प्लेटफॉर्म था। अब टीम से बाहर होने के बाद उनके लिए थोड़ी मुश्किलात है, तो आपको लगता है कि उस पोजीशन में कि अपना बैटिंग का अंदाज को तब्दील कर सकें? देखें, पहली बात यह कि जब 3 फॉर्मेट के जब एक कप्तान होता है ना, तो उसे ये पता होता है कि मैंने तो सारी क्रिकेट खेलनी है, वो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। वो यही समझते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमारे अलावा कोई भी नहीं है। मगर बात यह है कि जब पाकिस्तान की ये सूरत हाल आ जाए कि पाकिस्तान को इन्होंने इनकी क़यादत के अंदर 3 वर्ल्ड कप और एक अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार चुका है, इससे ज़्यादा और क्या तजर्बा किया जाएगा? मेरा ख्याल ये है, देखें इंडिया के अंदर देख लें आप, कोहली हो गया, आपका धोनी हो गया, और इंडिया के जो जितने भी तेंदुलकर हो गया, बड़े बड़े बैट्समैन गुजरे, मगर वो अच्छे कैप्टन नहीं थे, तो उनको जो है एज ए बैट्समैन खेलते रहे। आज भी उनकी इज्जत है, तो बाबर की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, बाबर की शोहरत में कोई कमी नहीं आएगी। बाबर को लोग उसी तरीके से, बाबर के फैन बाबर को लाइक करेंगे, बाबर की बैटिंग को लाइक करेंगे। तो बाबर जो है, मैं समझता हूं कि बाबर को जो है एज ए बैट्समैन खेलना चाहिए और अपने आप को T20 के लिए तैयार करना चाहिए कि T20 के अंदर जो जिस तरीके से जो डिमांड है मॉडर्न क्रिकेट की, अपने आप को उस सिनेरियो में जो है चेंज करें। ठीक है। अच्छा, धोनी का नाम जो आपके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया अब्दुल रज़ाक की तरह, या वाकई समझते हैं कि धोनी अच्छा कप्तान नहीं था? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि धोनी अच्छा कप्तान था या नहीं था, मगर मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि नो डाउट धोनी अच्छा प्लेयर थे, ठीक है, मगर एक आप देखें कि उन्होंने हटाया और इसके बाद उन्होंने यंग जो है क्रिकेटर्स को जो चांस दिया, यंग प्लेयर्स को चांस दिया। तो अगर बाबर आजम नो डाउट हमारे अच्छे प्लेयर हैं, हम बाबर आजम हमारे हीरो हैं, मगर एक बाबर आजम को अगर हम ऐसे कैप्टन ना रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबर आजम टीम में मेरे ख्याल है ऐसे प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ भी अब जिस तरह भी आप भी बात कर रहे हैं T20 में बाबर आजम आपको तब्दील कर सकते हैं। आखिर जावेद के स्टेटमेंट आपको याद होगा कि लाहौर कलंदर के लिए उन्होंने कहा कि जब बाबर हमारे खिलाफ होता है तो हम उसको आउट करने का सोचते भी नहीं है। अभी मोहम्मद आबिद ने भी कह दिया कि बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती है। तो क्या लगता है आपको कि बाबर आजम के लिए मुश्किलात हैं T20 में? मेरे ख्याल है कि स्टार्ट के अंदर तो नहीं होगी, मगर है कि अगर शाहीन जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो फिर शायद मुश्किलात होंगी, क्योंकि अगर दोस्ती यारी इसमें से मेरे ख्याल से नहीं रखनी होगी, इनको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। और बाबर आजम देखें, अगर डोमेस्टिक T20 के नो डाउट अपने बैटिंग स्टाइल चेंज
करते हैं तो फिर तो उनकी जगह बनती है, उनको फिर क्यों ड्रॉप करेंगे? अगर वो स्ट्राइक रेट उनका तेज नहीं होता और उनकी वजह से जो है बाकी बैट्समैनों पे प्रेशर आता है तो फिर मेरा ख्याल है कि चेंज करेंगे। ठीक है, और अभी क्योंकि जो जून में जो है नेक्स्ट जून के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी है, क्या नई टीम अगर बनती है तो बाबर आजम की जगह आपको नजर आ रही है? देखिए वहां तक जो है बहुत सारे T20 पाकिस्तान मैच खेलेगा, उसके अंदर सारे सिनेरियो नजर आ जाएगा। अगर बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल जगह बनेगी, नहीं अगर अच्छा खेलेंगे तो हमारे पास जो है देखें साइम अयूब फिर उठ कर आ रहे हैं। आप देख लें कि कहाँ खिलाएंगे आप साइम अयूब को, जो एक मैच खिला के उन्होंने बाहर कर दिया था डोमेस्टिक के अंदर, उन्होंने प्रूफ कर दिया। साहबजादा फरहान आ रहे हैं, साहबजादा फरहान जो है जो 4 डे में उन्होंने टॉप किया है, मगर वो 1 डे और T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं। तो फिर आप देखें ना कि आपके बेंच स्टैंड के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं जो अपना इंतजार कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल है उनको मौका देना होगा अगर बाबर परफॉर्म नहीं करेंगे। मगर बाबर को चाहिए कि डोमेस्टिक के अंदर नो डाउट अपना प्रूफ करें अपने आप को कि T20 का मैं प्लेयर हूं और अपना स्ट्राइक रेट तेज करें। ठीक है, और अभी आप साहबजादा फरहान की बात करें तो इनकी क़यादत में भी जो है पाकिस्तान कप जीता, जो डोमेस्टिक 1 डे टूर्नामेंट है साहबजादा फरहान की क़यादत में, और फिर सरफराज पाकिस्तान के लिए उनका नाम भी आ रहा था, लेकिन कराची वाइट्स को लीड कर रहे थे सरफराज, कराची की वाइट्स की टीम को शिकस्त हुई उसमें। बिल्कुल, जो साहबजादा फरहान जो है नो डाउट अभी पाकिस्तान कप के में पेशावर के कप्तान थे और उनकी क़यादत के अंदर जो टीम जीती वो हमारे स्टेट बैंक की टीम की तरफ से भी हमारे प्लेयर थे, और उस वक्त उनको भी एक ऑस्ट्रेलिया का मैच खिला के उनको बाहर कर दिया था। और मैंने देखा था उनको कि इस्लामाबाद की डायमंड पिच जो ऑस्ट्रेलिया की पिच कहलाती है और उड़ती हुई पिच के ऊपर बड़े जो है स्ट्रोक खेलते थे वो। ठीक है, बिल्कुल अच्छा खेलता हो बाउंसिंग पिच पे, लेकिन थोड़ा सा वीमेंस क्रिकेट पे आपकी बड़ी गहरी निगाह है और आपने जो है वीमेंस क्रिकेट के हवाले से काफ़ी काम भी किया। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की वीमेंस टीम का कैंप लगा इस वक्त कराची में, उम्मीद है कुछ पाकिस्तान की वीमेंस टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी? हर दफ़ा जो है वो जाके हमें शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा? देखें पाकिस्तान वुमेन्स के अंदर जो है नो डाउट टैलेंट बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 5-6 साल से भी टच के अंदर हूँ और उससे पहले से भी मैं टच में था। अच्छा, दरअसल बात यह है कि हमें जो अच्छे प्लेयर्स को जो मौके पे चांस देना होगा। आप देखें अनम अमीन हमारे पास T20 की और 1 डे की बेहतरीन बॉलर है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो कोचेज़ हैं उनको क्यों अनम अमीन नज़र नहीं आ रही है। अनम अमीन जो है एक ऐसी बॉलर है जो किसी वक्त भी सरप्राइज देती है। उसका तो एशिया के अंदर जो है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 3-4 नंबर था, उसके बाद उसे बाहर कर दिया गया। नतालिया परवेज जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, टीम के साथ आप रख रहे हैं। नतालिया परवेज जो है बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर है आपके पास, यूटिलाइज करने का तरीका अगर यूटिलाइज सही किया जाए तो न्यूजीलैंड को भी हरा सकती है पाकिस्तान की टीम। ठीक है, चले अब आखिरी सवाल है, अब ये बताइए आपकी टीम जो आप भी माशाल्लाह स्टेट बैंक की टीम बना रहे हैं और डिपार्टमेंटल क्रिकेट का दोबारा से आगाज हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है स्टेट बैंक की टीम से और क्या तैयारियां आपकी? इंशाल्लाह ताला फाइनल खेलेगी टीम। ठीक है, तैयारियां क्या हैं? तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं स्टेट बैंक की टीम में। बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, विकेट कीपिंग, फास्ट बॉलर सब अच्छे हैं। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सीजन। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने शो में जीनत बख्श हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।